गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री को पुलिस अफसर ने गोली मारी, 2 गोली सीने में लगी, हालात गंभीर। एयरलिफ्ट करके भुवनेश्वर लाया गया, सीएम मिलने पहुंचे। जी हां दोस्तों, ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास पर रविवार दोपहर करीब 1 बजे जानलेवा हमला हुआ। उन्हें ड्यूटी में तैनात एक एएसआई ने गोली मार दी। घटना के दौरान मंत्री झारसुगुड़ा के ब्रजराज नगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। कार की अगली सीट पर बैठे दास जैसे ही नीचे उतरे, एएसआई ने उनके सीने में 2 गोली मार दी। खून से लथपथ दास कार के पास ही गिर पड़े। घटनास्थल पर मौजूद उनके समर्थकों ने उन्हें पकड़ा और एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा। कुछ देर बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर भुवनेश्वर के अपोलो अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी दास से मिलने अस्पताल पहुंचे। क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर दोस्तों, पुलिस ने फायरिंग करने वाले एएसआई गोपाल दास को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपी ने हमले की वजह नहीं बताई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने जीता विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप। फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। सौम्या तिवारी ने लगाया विनिंग शॉट। जी हां दोस्तों, भारत ने पहले अंडर 19 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए भारत ने इंग्लैंड को 17.1 ओवर में 68 रन पर ऑल आउट कर दिया। जवाब में 14 ओवर में 3 विकेट पर भारत ने टारगेट हासिल कर लिया। सौम्या तिवारी ने विनिंग शॉट लगाया। दोस्तों, टीम इंडिया के लिए सौम्या तिवारी ने 24 रन बनाकर नाबाद रही। वहीं दोस्तों, कप्तान शेफाली वर्मा 15, गोगंडी त्रिशा 24 और उप कप्तान श्वेता शहरनवात ने 5 रन का योगदान दिया। दोस्तों, इंग्लैंड के लिए हनाहा बेकर, एलेक्स स्टनहाउस और ग्रेस स्टीवंस ने एक विकेट लिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन पहले हुई समाप्त। राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया। कल कांग्रेस दफ्तर में होने वाला कार्यक्रम हुआ रद्द। जी हां दोस्तों, श्रीनगर के लाल चौक पर रविवार को राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। वह सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में वहां पहुंचे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तिरंगा फहराने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई, जबकि इसे 30 जनवरी को खत्म होना था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाल किले के कार्यक्रम के बाद यात्रा खत्म कर दी गई। कांग्रेस दफ्तर में सोमवार को होने वाले कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया। आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई। राहुल गांधी सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी में लाल चौक पहुंचे थे। दोस्तों, राहुल गांधी के साथ जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के शामिल होने की जानकारी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर में हालात अच्छे हैं तो लाल चौक तक पैदल क्यों नहीं जाते, अमित शाह बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को अपने अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गई, जहां यात्रा संयोजक राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा लहराया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दी और कहा कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था इतनी ही अच्छी है तो बीजेपी लाल चौक से जम्मू तक यात्रा क्यों नहीं करती। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू से कश्मीर तक यात्रा क्यों नहीं करते। मुझे नहीं लगता यहां की सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं सेवानिवृत्त जवानों और लद्दाख के लोगों से मिला। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे 2000 वर्ग किमी जमीन को ले लिया है। भारत के कई पेट्रोलियम केंद्र अब चीन के हाथों में है। सरकार का इन बातों को नकारना बहुत खतरनाक है। ये चीन के आत्मबल को और बढ़ाएगा। राहुल ने विपक्षी एकता पर भी बयान दिया और कहा कि विपक्षी पार्टियों में जो एकता आती है वो बातचीत से आती है। यह कहना कि विपक्ष बिखरी हुई है ठीक नहीं है। विपक्ष में मतभेद जरूर हैं, मगर विपक्ष एक साथ लड़ेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी वाले हैं तो दूसरी तरफ गैर आरएसएस बीजेपी वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सपा का ओबीसी कार्ड, बड़े पदों पर ब्राह्मण ठाकुर आउट, बीजेपी की दिक्कतें बढ़ाएगा अखिलेश का प्लान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के लिए समीकरण पर राजनीति करेगी। पार्टी में मुसलमान और यादवों के अलावा अब ओबीसी का भी बोलबाला होगा। दोस्तों, साथ ही यह भी साफ हो गया है कि अब समाजवादी पार्टी की राजनीति में ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए जगह नहीं बची है, जो पहले कभी हुआ करती थी। दरअसल रविवार को पार्टी ने
संगठन के पदों पर नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिवों के नामों का ऐलान किया। पार्टी ने जिन 14 राष्ट्रीय महासचिवों का ऐलान किया है उनमें एक भी ब्राह्मण या ठाकुर चेहरा नहीं है। वहीं मुस्लिम चेहरों में भी सिवाय आजम खान के किसी अन्य चेहरे को राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जगह नहीं मिली है, जबकि इस बार अखिलेश यादव ने ओबीसी को भरपूर जगह दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बारिश के बीच हुआ बीटिंग द रिट्रीट समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, दिल्ली के विजय चौक पर रविवार को बीटिंग द रिट्रीट समारोह हुआ। दिल्ली में हो रही बारिश के बीच बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। बीटिंग द रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक अंत का प्रतीक है। बीटिंग द रिट्रीट समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान बैंडों की ओर से भारतीय शास्त्रीय संगीत आधारित मधुर धुन बजाई गई। इसकी शुरुआत सामूहिक बैंड के अग्निवीर धुन से हुई। नौसेना बैंड ने बीटिंग द रिट्रीट समारोह में एक ला चलो रे धुन का प्रदर्शन किया। बीटिंग रिट्रीट समारोह के मौके पर तीनों सेनाओं के बैंड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने 29 क्लासिकल धुनें बजाई। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा गया। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति से सेना के बैंड को ले जाने की अनुमति मांगी गई। अनुमति मिलते ही बैंड स्थल से रवाना हो गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखनऊ में जलाई गई रामचरितमानस की प्रतियां, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूपी की राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए विवादित बयान के समर्थन में ओबीसी महासभा उतर आया। ओबीसी महासभा ने लखनऊ में प्रदर्शन किया और रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है जिसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के खिलाफ यूपी में धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस भी दर्ज हो चुका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप का जवाब, अमेरिकी शॉर्ट सेलर के आरोपों को बताया गलत। अडानी ने कहा रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं। जी हां दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर अब अडानी ग्रुप का जवाब सामने आया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने 27 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप के रेस्पॉन्स को कवर करते हुए एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसका टाइटल मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर रखा गया। इसमें अडानी ग्रुप ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को गलत बताया है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को बोगस बताते हुए कहा कि इस रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। यह जानकारी अडानी एग्जीक्यूटिव के कॉन्फ्रेंस कॉल में हिस्सा लेने वाले बॉन्ड होल्डर्स ने दी है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर बॉन्ड होल्डर्स के साथ एक कॉल कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इस इन्वेस्ट कॉल को बार्सलेज, ड्यूस बैंक एजी, मित्सुबिशी, यूएफजे फाइनेंशियल, एल ग्रुप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आयोजित किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज, दुनिया के 70 देशों पर पड़ सकता है मंदी का असर। जी हां दोस्तों, हाल ही में चीन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो एनएसबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की सालाना जीडीपी की बढ़ोतरी 3% तक गिर चुकी है। वहीं पिछले साल 2022 में 5.5% के अनुमानित लक्ष्य से, जो कि बहुत कम है। फाइनेंशियल पोस्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी में हुई गिरावट की वजह से दुनिया में मंदी पैदा हो सकती है। चीन के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उप प्रधान ल्यू हे ने दावोस 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चीन और ग्लोबल इकोनॉमी के सामने आने वाली परेशानियों के बारे में बताया था। वहीं चीन में पिछले साल विकास दर 1974 के बाद से सबसे खराब दर्ज की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी से महंगी हो जाएंगी टाटा की गाड़ियां। टाटा मोटर्स ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार बढ़ाए पेट्रोल डीजल कारों के दाम। जी हां दोस्तों, भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स ने 1 फरवरी से अपनी गाड़ियों के प्राइस बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने 3 महीने के अंदर दूसरी बार प्राइस बढ़ाए हैं। इससे पहले टाटा मोटर्स ने 7 नवंबर को पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में 0.90% की बढ़ोतरी की थी। दोस्तों, कंपनी का कहना है कि कंपोनेंट महंगे होने और नए एमिशन नॉर्म्स के अनुसार कार मेकिंग में ओवरऑल कॉस्ट
कॉस्ट बढ़ रही है। इस कारण पेट्रोल डीजल पोर्टफोलियो की सभी गाड़ियों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। बढ़े हुए दाम 1 फरवरी से कंपनी के लाइनअप में शामिल सभी मॉडल्स के अलग अलग वेरिएंट पर 1.2% की दर से लागू होंगे। कीमतें बढ़ने के बाद 1 फरवरी से सभी कारें नई कीमतों पर ही मिलेंगी।